प्रदेश के 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन तेज कर दिया है। खबर इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी ने 15 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए हैं। 5 सीटों पर 2 नामों का पैनल तैयार किया गया है। बाकी 7 सीटों के लिए 2 से 3 नामों का पैनल तैयार हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर चंबल संभाग समेत बाकी सभी सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया है। जो रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को मिली है और जिस पर नाम पार्टी ने तय कर लिए हैं, उसमें भांडेर सीट पर फूल सिंह बरैया, गोहद सीट पर राम नारायण सिंह, अंबा सीट पर सत्य प्रकाश सखवार, मेहगांव पर राकेश सिंह चतुर्वेदी, मुरैना सीट पर राकेश मावई, दिमनी सीट पर रविंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर सीट पर सुनील शर्मा, जौहरा सीट पर भानु प्रताप सिंह, आगर सीट पर विपिन वानखेड़े, बमोरी सीट पर के.एल. अग्रवाल, पोहरी सीट पर हरिवल्लभ शुक्ला, सावेर सीट पर प्रेमचंद गुड्डू, सुबासरा सीट पर राकेश पाटीदार, हाट पिपलिया से राजेंद्र सिंह बघेल, बदनावर सीट से राजेश अग्रवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने करेरा से प्रागीलाल जाटा और शकुंतला खटीक के नाम को पैनल में रखा है। इसी तरीके से सुमावली, सांची, मुंगावली, डबरा और सुर्खी सीट पर भी नामों का पैनल तैयार किया गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद एक बार फिर मंथन करने के मूड में है, ताकि जाति समीकरणों को साधा जा सके। कांग्रेस पार्टी जल्दी उम्मीदवारों के नाम को लेकर AICC को सूची भेजेगी और उसके बाद उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हो रहे हैं। उनसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। ये माना जा रहा है कि बैठक के दौरान उपचुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि अब चुनाव की तारीख कभी भी ऐलान की जा सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है 10 से 15 तारीख के बीच में चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे। इसी संभावना को देखते हुए अब बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। खास जोर बीजेपी का ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर है। VD शर्मा ने ग्वालियर चंबल में नाराज नेताओं से मुलाकात भी की और उसके बाद वो सीधे दिल्ली रवाना हो गए। राजधानी भोपाल में लोकायुक्त टीम की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है और अब इस कार्रवाई के तहत कई दस्तावेज जब्त किए गए। जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर पे छापेमार कार्रवाई की गई है। गौतम नगर में उनका घर है, वहां पर इंदौर लोकायुक्त की टीम पहुंची हुई थी। DSP बघेल के नेतृत्व में ये टीम यहां पर आई थी और तमाम दस्तावेजों को जब्त किया गया है। नकदी से लेकर जेवरात और तमाम प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। इस कार्रवाई को अंजाम देने से पहले तमाम शिकायत जो आई थी उसका परीक्षण किया गया था। प्राथमिक तौर पे कई तमाम चीज़ें जो है निकलकर सामने आई थी और यही कारण है कि तमाम दस्तावेजों को अब जब्त कर लिया गया है और इसका अब आकलन भी किया जा रहा है। करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा होने की जो है यहाँ पर संभावना है। यही कारण है कि तमाम दस्तावेजों को अब जब्त करके इंदौर में इसका परीक्षण किया जाएगा और तमाम दस्तावेज जो पहले जब्त किए गए थे उसका आकलन किया जाएगा। DSP जो लोकायुक्त थे इंदौर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बघेल जी, क्या डिटेल अभी तक निकल कर सामने आई है? हाँ, प्रातः लगभग 5:30 बजे सर्च की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। प्रारंभिक तौर पर जो है 2 4 व्हीलर वाहन और 4 2 व्हीलर वाहन और 3 लाख रुपए की राशि पाई जाना ज्ञात हुआ था, जो अब बढ़कर लगभग 9 लाख रुपए की नगद राशि, 13 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण, 1 लाख रुपए के रजत आभूषण की यहाँ सर्च के दौरान प्राप्त हुए हैं। सर, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं आप लोग को क्या? हाँ, इसके अलावा जो है इनका जो बाईपास रोड इंदौर में माउंट बर्ग कॉलोनी में एक 183 नंबर का जो है प्लाट में क्रय करके इनके द्वारा उसमें भवन बनाया गया है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का व्यय के दस्तावेज हैं। कुछ इसमें इनके द्वारा शायद लोन भी लिया गया है। अभी लोन संबंधी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वो सब छानबीन की। बिल्कुल, आय से अधिक संपत्ति का मामला यही कारण है कि जो पहले शिकायत लोकायुक्त इंदौर की टीम को मिली थी उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भोपाल के जिस मकान में खन्ना के जो मकान पे कार्रवाई
चल रही थी लोकायुक्त की वो कार्रवाई अब पूरी हो चुकी है। तमाम दस्तावेज मिले हैं। इंदौर में एक बंगले के दस्तावेज मिले हैं, कार के दस्तावेज मिले हैं और कई कारों का जिक्र भी किया गया है कि उन कारों को जो है यहाँ पर ख़रीदा गया था। महंगी 2 कार हैं, 4 बाइक है, 9 लाख रुपए कैश यहाँ पर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 13 लाख रुपए के जेवरात जो कि सोने के, उसको जब्त किया गया है। प्रॉपर्टी के दस्तावेज जो मिले हैं अब उसका आकलन किया जाएगा और इस आकलन के दौरान आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निजी स्कूलों को कोरोना संकट काल में केवल ट्यूशन फीस वसूलने के निर्देश दिए हैं और यह ट्यूशन फीस भी लॉकडाउन के पहले यानी कि पिछले सत्र में जो ट्यूशन फीस ली जाती थी वही इस कोरोना काल में अभिभावकों से ली जाए। निजी स्कूलों की ओर से कोरोना काल के बाद अन्य मदों की फीस भी वसूलने का हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है। निजी स्कूलों ने मांग की है कि जब कोरोना काल खत्म हो तब निजी स्कूल पूरे सत्र के अन्य मदों की फीस भी वसूल सके, इसकी अनुमति उन्हें दी जाए। निजी स्कूलों ने इस तर्क के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति उठाई, जिस पर हाईकोर्ट ने 10 सितंबर को अगली सुनवाई नियत की है। आज हुई सुनवाई से ये स्पष्ट है कि निजी स्कूल अन्य मदों की फीस भी चाहते हैं। बेशक कोरोना संकट काल में जब स्कूल बंद है तो ट्यूशन फीस वसूलना ही बेहतर होगा। प्रदेश में एक बार फिर से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। भर्ती के 2 साल के बाद शिक्षकों को अब भी स्कूलों में ज्वाइनिंग का इंतजार है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है और इसी कमी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन साल 2018 में जारी किया गया था, ताकि ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। यानी लंबे इंतजार के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई और फिर उसके बाद 2 साल के इंतजार के बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई। शिक्षकों का इंतजार था कि जल्द से जल्द उनको स्कूलों में नियुक्तियां मिल जाएंगी, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। यानी 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फिर से अटक गई है। कोरोना महामारी के दौरान वेरिफिकेशन जरूर किया गया था। वेरिफिकेशन के बाद शिक्षकों को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन अब तक वर्ग 1 के चयनित शिक्षकों का वेरिफिकेशन होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। मध्य प्रदेश में 16,000 से ज्यादा शिक्षकों की वर्ग 1 में ज्वाइनिंग होनी है, तो वहीं प्रदेश भर में 33,000 शिक्षक पात्रता परीक्षा के जरिए चयनित हुए हैं। 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई थी। 2011 के बाद साल 2018 में शिक्षकों की भर्ती निकली थी, यानी पूरे 5 साल का इंतजार शिक्षकों को करना पड़ा था। अब ये कहा जा रहा है कि बजट नहीं है और यही वजह है कि बजट ना होने के चलते अब तक नियुक्तियां अटकी हुई हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में वर्ग 1 में शिक्षकों के करीब 19,600 पद हैं। मिडिल स्कूल में वर्ग 2 में शिक्षकों के 5600 पद हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के वर्ग 1 में 2200 और वर्ग 2 में 5600 पद हैं। इस मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि आरक्षण को लेकर कोर्ट में मामला है। जब ये मामला पूरी तरह से सुलझ जाएगा, इसी मामले को लेकर अब समीक्षा की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साल 2011 के बाद 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन निकला था, यानी शिक्षकों को भर्ती के लिए पूरे 5 साल का इंतजार करना पड़ा था और अब पेपर होने के बाद, मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद और वेरिफिकेशन होने के बाद 2 साल का वक्त बीत चुका है और शिक्षकों को अब भी अपनी नियुक्ति का इंतजार ही है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में होने वाले शरण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाकाल मंदिर में जो यहाँ पर मंदिर में जो जिस तरह से पंचामृत चढ़ता था, वो पंचामृत अब आम श्रद्धालु नहीं चढ़ा पाएंगे। पंचामृत सिर्फ मंदिर में होने वाली आरतियों के दौरान ही यहाँ पर चढ़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु सिर्फ यहाँ पर महाकाल मंदिर में शिवलिंग पर जल और दूध ही चढ़ा पाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि श्रद्धालु जो दर्शन करना आना चाहते हैं वो अब मंदिर में शिवलिंग को न सिर्फ रगड़ पाएंगे, ना ही उसको घीस पाएंगे। साफ तौर पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और अब जो है दिशा निर्देशों को मंदिर समिति को इनका पालन करवाना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देवास जिले के नेमावर और हरदा जिले के हंडिया गांव का दौरा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर प्रभावितों से चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डूब से प्रभावित लोगों को पूरी राहत देने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में हर आदमी के साथ है।
इंदौर में भी जेईई की परीक्षा शुरू हो चुकी है और 6 सितंबर तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। इसमें 4 सेंटर इंदौर शहर में बनाए गए हैं और 8000 से ज़्यादा छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये जो सेंटर है जो बनाया गया है, इसमें परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है और ये कोरोना काल में जो परीक्षा हो रही है, इसमें तमाम एहतियात बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, सैनिटाइज़र और मास्क की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जी बताइए, आपने परीक्षा दी है, किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ किया है, स्क्रीनिंग की है, प्रॉपर वे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई है। तो मे भी आगे भी हम लोग अगर ऐसे ही रहा तो और जैसे नीट का एग्ज़ाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, आप कहाँ से आए? गुना से। तो यहाँ पे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसें नहीं चल रही हैं। नहीं, वो भी गवर्नमेंट ने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। और पेपर कैसा था? अच्छा था पेपर, सरल पेपर था? नॉर्मल था। अगर तो नॉर्मल पेपर था, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, जी बताइए कैसा रहा आपका पेपर और कितनी सुरक्षा व्यवस्था थी यहाँ पर? It was a good paper and security was good. कोरोना को लेकर आपको कहीं डर तो नहीं था? नहीं। तो स्टूडेंट है, कोरोना को लेकर इन्हें कहीं किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, बेखौफ होकर बढ़िया परीक्षा ये लोग दे रहे हैं। और जिस तरह की एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है कोरोना को लेकर, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, लैब में जाने से पहले उनके मास्क बदले जा रहे हैं और पूरी सुरक्षा के साथ ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं। जेईई मेंस की परीक्षाएं यहाँ से शुरू हो गई है और राजधानी रायपुर का ये सरोना है जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस बार अगर हम बात करें तो एग्जाम को लेकर कई तरह के नियम कायदे बनाए गए हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है तो उस संक्रमण से बचना एक बड़ी चुनौती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जो परीक्षार्थी है उसका टेम्परेचर लिया गया और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो जगह जगह पर ये स्क्वायर बनाए गए थे। इन स्क्वायर में ही जो परीक्षार्थी है वो खड़े हो सकते थे और ताकि वो जो निश्चित दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन हो सके। लैब नंबर जो है वो परीक्षा के अंदर बताया गया और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पारदर्शी पानी की बोतल, पारदर्शी कलम, मोबाइल फोन और 50 मिलीलीटर तक की जो निजी सैनिटाइजर का जो बोतल है, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जो है वो स्टूडेंट के लिए जरूरी था। बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश यहाँ पर नहीं हो सकता था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस प्रेमाइसिस के बाहर भी जो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे, अगर वो भी खड़े थे तो उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 2 पालियों में चूंकि परीक्षा होती है तो हर पाली के पहली पाली के बाद में जो कमरा है उसको सैनिटाइज करने के लिए जो लैब है उसको सैनिटाइज करना अनिवार्य किया गया था। और जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश भर में अगर हम बात करें तो बसें लगाई थी और गई थी, क्योंकि चूंकि बसें नहीं चली इसलिए राज्य सरकार ने खुद ये जिम्मेदारी ली थी कि जो परीक्षार्थी हैं उन्हें परीक्षा केंद्रों तक के सुरक्षित पहुंचाया जा सके। उसके भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, हालांकि राज्य के भीतर इन एग्जाम को लेकर जद्दोजहद जारी थी केंद्र के साथ में। इसके पहले अमरजीत भगत ने एक दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर परीक्षा रद्द करवाने की मांग की थी, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि आज परीक्षाएं हुई और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ में और तमाम जो कोरोना संक्रमण के नियम कायदों को इसमें कड़ाई से पालन किया गया। बर्खास्त आईएएस जोशी दंपति की बेनामी संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। आयकर विभाग की बेनामी विंग ने 100 करोड़ की 100 प्रॉपर्टीज अटैच की है। आईएएस दंपति अरविंद और टीनू जोशी के बेनामी संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। अटैच की गई 100 करोड़ की 100 प्रॉपर्टीज की पुष्टि हुई है। आयकर विभाग के बेनामी विंग ने पहले 100 प्रॉपर्टीज अटैच की थी। अब आयकर की दिल्ली स्थित एडुकेटेड अथॉरिटी विंग ने बेनामी प्रॉपर्टीज की पुष्टि की है। अटैचमेंट नोटिस का जवाब जोशी दंपति ने नहीं दिया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद आयकर विभाग जल्द संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई करने जा रहा है। अरविंद टीनू जोशी की संपत्ति में फेथ ग्रुप के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर की पार्टनरशिप भी सामने आई है। आईटी की कार्रवाई में फेथ क्रिकेट एकेडमी की 15 में से 10 एकड़ जमीन अटैच की जाएगी। 10 एकड़ जमीन अरविंद जोशी के पिता HM जोशी और उनकी माता निर्मला जोशी के नाम पर निकली है। 100 प्रॉपर्टीज में 220 एकड़ जमीन कृषि भूमि, फ्लैट, घर और प्लॉट, जिसका मूल्यांकन करीब 100 करोड़ रुपए बताया गया है। 220 एकड़ जमीन में शामिल एक कंपनी जिसमें 40 प्रॉपर्टीज थी। इनमें माता पिता के नाम 10 प्रॉपर्टीज, नौकर और उसके परिजनों के नाम पर 10 प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इन प्रॉपर्टीज का आकलन 100 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। जमीनें सीहोर, रायसेन और मंडला में थी। मंडला स्थित कान्हा नेशनल पार्क में जोशी दंपति एक रिजॉर्ट बनाना चाहते थे।
4 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसियां पहले ही कंफर्म हो चुकी हैं। इनमें फेथ क्रिकेट एकेडमी की 10 एकड़ जमीन शामिल नहीं थी। जमीन का बाजार मूल्य 10 करोड़ रुपए आंका गया है। एकेडमी की जमीन पहले अटैच होगी, इसके बाद अटैचमेंट का नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर इसकी पुष्टि करने के बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अटैचमेंट के खिलाफ जोशी दंपति ने 6 बार हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने हर बार जोशी दंपति की याचिका खारिज कर दी थी। आज़ादी के 70 साल बाद भी जशपुर के कई गांव आज भी विकास से कोसों दूर हैं। जशपुर के विकास के खोखले दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। हम बात कर रहे हैं जशपुर के बगीचा विकासखंड के ग्राम पंचायत तांबा कछार के आश्रित ग्राम जबला की। इस गांव का एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में एक गर्भवती महिला को खाट के सहारे पैदल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा है। इस गांव की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि गांव तक पहुंचने के लिए एक सड़क तक नहीं और इस सड़क पर पड़ने वाले कई नदी नालों में पुल नहीं बना है, जिसकी वजह से गांव में कोई भी वाहन नहीं पहुंच पाता और इसी तरह से यहां पर मरीजों को अस्पताल ले जाया जाता है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक बीमार महिला को इसी तरह से रात के अंधेरे में खाट में ढोकर मसाल के सहारे अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस गांव में सड़क और पुल बनाने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस गांव में सड़क और पुल की स्वीकृति नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीण खासे परेशान हैं और ग्रामीणों की मांग है कि इस गांव में जल्द से जल्द सड़क और पुल का निर्माण किया जाए ताकि यहाँ के ग्रामीण इन सब परेशानियों से निजात पा सकें। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोज आमो खास इसकी जद में आते जा रहे हैं। आज भी कांग्रेस के विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए और उन्होंने सोशल साइट पे इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि जो भी उनसे संपर्क में बीते दिनों आए हैं वो अपना जांच करा ले और वो भी एहतियातन कई तरह के कदम उठाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, महज 14 दिनों में संख्या दोगुनी हो गई है। 14 अगस्त को जब संख्या छत्तीसगढ़ में 15,000 के आसपास थी, वहीं 30 अगस्त आते आते छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की संख्या 30,000 को पार कर चुकी है और अब ये संख्या 31,000 के पार भी हो चुकी है। क्या आम क्या खास सभी इसकी जद में है। मंत्रालय से लेकर संचालनालय तक, मुख्यमंत्री निवास से लेकर गृह मंत्री के बंगले तक कोरोना की दस्तक हो चुकी है। इससे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना के लगातार बढ़ते इस संक्रमण की चेन को कब तोड़ा जाएगा और कब लोग सतर्क होकर बाहर निकल पाएंगे और आम दिनों की तरह ही अपना जनजीवन यापन कर पाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि लगातार कोरोना के बढ़ते इस संक्रमण की चेन कहाँ टूटती है और कब हम कोरोना मुक्त राज्य की ओर आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं। राजधानी रायपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक और मामला सामने आया है। आमानाका पुलिस ने बलौदा बाजार के रहने वाले एक युवक के खिलाफ में मामला दर्ज किया है, जिसके द्वारा 30 जून को महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित जो है अश्लील वीडियो पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया में। इस बात की शिकायत जो है एनसीआरबी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और छत्तीसगढ़ पुलिस को, राजधानी रायपुर की पुलिस को इस मामले में जांच के लिए भेजा था। साइबर सेल की मदद से जब जांच की गई तो मामला सही पाया गया है और उसके बाद जो है आमानाका थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब तक बात की जाए, राजधानी में लगभग 1 दर्जन इस तरीके के मामले दर्ज हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस मामले में भी एक राजेंद्र कुमार कुर्रे है, उसका नाम सामने आया है। इसके अलावा भी जो है जांच की जा रही है कि कुछ और भी लोग तो शामिल नहीं है। बहरहाल बहुत जल्द इस मामले में पुलिस गिरफ्तारी की बात कह रही है। सूरजपुर जिले में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सूरजपुर जिले के कोविड-19 अस्पताल में बिस्तरों की कमी प्रशासनिक चुनौती बनते नजर आ रही है। दरअसल सूरजपुर जिले के कोविड-19 अस्पताल के 100 बिस्तर फुल हो चुके हैं और मरीजों को लाइवलीहुड कॉलेज में बनाए गए कोविड सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी ओर एससीएल विश्रामपुर के केंद्रीय अस्पताल को भी कोविड-19 अस्पताल के लिए अधिग्रहित किया गया है, जहां अब कोयलांचल के श्रमिक नेता विरोध करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में श्रमिक नेताओं का कहना है कि केंद्रीय अस्पताल में सैकड़ों मरीज रोजाना कई क्षेत्रों से इलाज के लिए आते हैं, जिन्हें संक्रमित होने का खतरा रहेगा। वहीं जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम सूरजपुर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने केंद्रीय अस्पताल का निरीक्षण कर सर्जिकल वार्ड समेत 4 वार्ड को अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है और किसी भी विरोध जैसी स्थिति निर्मित न होने का दावा करते नजर आए। बहरहाल बढ़ते कोरोना काल में मरीजों की बढ़ती संख्या से बेहतर इलाज की सुविधा प्रशासनिक चुनौती अब बनते नजर आ रही है।
कोरोना काल में त्योहार भी लोग मना रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतते हुए। और इस बार जो सावधानी बरती जा रही है उसमें प्रशासन ने भी काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं व्यवस्थाओं में। जो व्यवस्था इस बार गणेश विसर्जन को लेकर के की गई है, हम उसका हाल आपको बता रहे हैं कि प्रशासन ने पहले तो एक जगह कोई चिन्हित कर ली है जहां पर लोग प्रतिमाएं लेकर के आ रहे हैं चेकिंग पॉइंट्स पर, और वहां पॉइंट्स पर से नगर निगम की गाड़ियों ने एकत्रित करके खुद घाट पर लेकर के आ रही है। प्रेमपुरा घाट पे एक कुंड बनाया गया है जहां तमाम प्रतिमाएं एक जगह एकत्रित करके जो निगम की गाड़ी ला रही हैं उनका विसर्जन किया जा रहा है। और सीधे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस कुंड में किस तरीके से जो प्रेमपुरा घाट है और वहां का पानी जो है वो इस कुंड में मोटर के ज़रिए डाला जा रहा है। और ये कुंड विसर्जन करी हुई प्रतिमाओं को अपने अंदर लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो गाड़ी आ रही है नगर निगम की प्रतिमाओं को लेकर के, विसर्जन सामग्रियों को लेकर के, उनको भी यहाँ पर अलग अलग किया जा रहा है। जो विसर्जन की सामग्री है उसको छांट करके अलग एक ट्रॉली में रखा जा रहा है, जो कि यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है ताकि जो कुंड का पानी है वो गंदा ना हो। और जो मिट्टी की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं हैं उनको इस कुंड में विसर्जित किया जा रहा है। लोगों की आस्था है भगवान गणेश उनके घर में विराजे। उसके बाद उन्होंने एक जो पॉइंट बना हुआ था वहाँ पर इस बार अपने घरों में प्रतिमाओं का विसर्जन करते हुए वहाँ पर इन प्रतिमाओं को जमा किया, और अब वहाँ से निगम की गाड़ियाँ उन प्रतिमाओं को लेकर के कुंड में विसर्जन कर रही हैं। बारिश के साथ साथ मौसमी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। बात की जाए बालोद जिले का, तो बालोद जिले में इस वक्त कोरोना का भी कहर देखा जा रहा है। लगातार कोरोना के मरीज भी सामने आ रहे हैं, और उस बीच हाल ही में जो बारिश हुई है, बारिश के बाद अब बालोद जिले में डायरिया के मामले सामने आए हैं। जैसे ही एक दिन पहले बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के सांगली और चंदन बिरही गाँव में 60 से अधिक डायरिया के मामले सामने आए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन द्वारा तत्परता दिखाते हुए डॉक्टरों की टीम गठित की गई, और जो बीमार थे उनका समुचित इलाज के लिए जिला अस्पताल सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उन्हें भर्ती कराया गया है। और बालोद जिला अस्पताल में भी देख सकते हैं कि मरीजों का जो आने का सिलसिला जारी है। लगातार यहाँ पे भी मरीज जो मौसमी बीमारी से जो मरीज यहाँ पे पहुँच रहे हैं इलाज कराने के लिए, और इसको देखते हुए बालोद जिला प्रशासन खासतौर पर जो पीएचई विभाग है और स्वास्थ्य विभाग है, दोनों को अलर्ट जारी कर दिया है। और पीएचई विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि जहां जहां पर डायरिया जैसे मौसमी बीमारी का खतरा है वहां पे जो नल के कनेक्शन है उसे साफ किया जाए, और जहां पे गंदे पानी आ रहा है उस नल के कनेक्शन को काटा जाए। और लगातार पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही ताकि कोरोना संक्रमण के बीच किसी अन्य तरह की बीमारी का खतरा न फैले। बड़ी खबर इस वक्त जांजगीर चांपा से बता रहे हैं। पशु चिकित्सा कार्यालय पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापे की कार्रवाई की है और उप संचालक पशु चिकित्सा कार्यालय पर यह छापा पड़ा है। कार्यालय का क्लर्क 25,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया गया। प्यून से जीपीएफ निकालने के एवज में यह घूस ली जा रही थी, और आरोपी क्लर्क का नाम दीपक यादव बताया गया। तो प्यून से जीपीएफ निकालने के लिए ये रकम मांगी गई थी। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, ये कार्रवाई की गई, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से शिकायत पहले मिली थी? जी पुनीत, देखिए पूरा मामला पशु चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ है। वहाँ के क्लर्क दीपक यादव के द्वारा अपने ही विभाग के जो प्यून है उनसे पैसा मांगाया था। अब बड़ी आश्चर्य की बात है, वो पैसा निकाल रहा था अपनी पत्नी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए में जो क्लर्क है उसे 5,000 की घूस चाहिए। तो अंदाजा लगाइए पुनीत की किस तरीके से भ्रष्टाचार। कोरोना काल में लोग परेशान हैं, संकट की घड़ी है, लोगों को मदद करनी चाहिए कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है तो खुद उसको कुछ और एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए कि ले हमारी ओर से सहयोग। ऐसे स्थिति में भी उन्हीं के विभाग का क्लर्क, उन्हीं के विभाग में पदस्थ कर्मचारी प्यून से 5,000 की घूस मांग रहा है, और ये पैसे निकालने के लिए वो 3 महीने से परेशान था। जब तक उसे पहली किस्त नहीं मिली थी तब तक वो नहीं निकाल रहा था। मजबूर होकर के उसने फिर एसीबी का सहारा लिया। जब परेशान हो गया कि अपने ही विभाग के कर्मचारी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जिनको बोल रहा है वो ठीक है ना जल्द कर देगा करके टाल रहे हैं, लास्ट में उसने फिर बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो में संपर्क किया। संपर्क करने के बाद फिर टीम ने अपनी पड़ताल शुरू किया। पड़ताल में आज उन्हें जो नोट दिए गए थे 2500 रुपए,
वो 2500 रुपए के नोट के साथ रंगे हाथों जो है उन्हें उसे घर में गिरफ्तार किया। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये वाकई में बड़ा हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला कि क्लर्क जिसका नाम दीपक यादव है, प्यून से जीपीएफ की रकम निकालने के लिए पैसों की मांग कर रहा था और प्यून को अपनी पत्नी का इलाज कराना था। 3 महीनों से परेशान था, 1 लाख रुपए निकालने थे अपनी पत्नी के इलाज के लिए, लेकिन इस रकम को निकालने के लिए भी पैसों की मांग की जा रही थी। परेशान होकर एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की और अब क्लर्क, घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार कर लिया गया। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनलॉक 4.0 की शुरुआत होते ही रेलवे ने भी अपनी तैयारी कर दी है। 100 से ज्यादा ट्रेनें जल्द ही चलाई जाएंगी। रेलवे ने इस प्रस्ताव के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। गृह मंत्रालय से जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, ट्रेनें शुरू कर दी जाएंगी। राज्यों के साथ तालमेल बैठाकर ये रेल सेवाएं शुरू की जाएंगी। देश के सभी क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी बने। जिन रूटों पर यात्रियों की आवाजाही ज्यादा है उस पर प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ सब अर्बन ट्रेनों को भी शुरू करने की योजना है और फिलहाल 230 ट्रेनें चलाई जा रही हैं और 100 ट्रेनों की और तैयारी की गई है रेलवे की तरफ से। हरी झंडी का इंतजार है, जैसे हरी झंडी मिलेगी ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।